I'm starting with now the scope of audit. Good evening, everyone. My name is CMA Kunal Bansal. Continuing the series of audit now. So हमें ये जानना है कि ऑडिट का स्कोप क्या है. स्कोप समझते हो क्या होता है? हमारा एरिया ऑफ वर्क. स्कोप का मतलब होता है एरिया ऑफ वर्क. इसके बाहर हमें नहीं जाना. ठीक है. तो पहले के टाइम में स्कोप तो बहुत कम होता था क्योंकि हिस्टोरिकली राजा महाराजाओं के पास सिर्फ और सिर्फ कुछ ट्रेजरी में कॉइन्स होते थे और कुछ नहीं होता था. ज्वेलरी होती थी बट उसका ऑडिट कौन करने बैठे. कौन इतने अकाउंटेंट्स इतने टेक्निकली स्ट्रांग होते थे उसमें. तो स्कोप ऑडिट वाज वेरी लिमिटेड, रियली लिमिटेड एट दैट टाइम. तो अब इस टाइम में ग्लोबलाइजेशन के बाद ऑडिट का स्कोप बहुत बड़ा. ठीक है. तो आजकल ऑडिट करते वक्त एक एंगेजमेंट लेटर साइन होता है जिसके अंदर एक ऑडिट का स्कोप डिफाइन होता है कि हम लोग इस एरिया के ऑडिट करने वाले हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम इंटरनल ऑडिट करते हैं तो इंटरनल ऑडिट में आपको पेरोल देखना है या फिर क्वालिटी चेक देखना है या फिर क्या देखना है. तो एक स्पेसिफाइड एरिया ऑफ वर्क हमें अलॉट कर दिया जाता है दैट इज व्हाट कॉल्ड स्कोप ऑफ वर्क. बट ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर हम लैंग्वेज पे जाएं तो हम देखेंगे कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने क्या कहा है कि ऑडिटर हैविंग रिगार्ड टू द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर. ठीक है, हमने ये बात समझ ली. एंगेजमेंट रेलेवेंट लेजिस्लेशन में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में देख लेंगे, मान ली बात. और आईसीएआई ने क्या लिखा है उसके उसकी बात भी समझ लेते हैं कि ऑडिटर आल्सो इंश्योर दैट नो रेलेवेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लेफ्ट अनचेक्ड. ठीक है. क्या बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में आपने जो भी चेक कर रहे हो सब चेक करो. कोई भी रेलेवेंट चीज है उसको अनचेक मत छोड़ो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कोई भी रिपोर्ट हो. अगर आपके स्कोप में आती है तो आप जरूर चेक करें. ठीक है. चाहे वो टर्म्स में लिखी हो या नहीं, या वो रेगुलेशंस में लिखी हो चाहे नहीं, चाहे प्रोनाउंसमेंट में हो चाहे नहीं. भाई एंगेजमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, आपका स्कोप लिमिटेड हो रहा है. आपका मतलब ये होना चाहिए कि कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर अनचेक्ड है तो वो चेक हो जाए. ये आईसीआई कहता है. ठीक है. ज्यादा डीप में नहीं जाते, स्कोप में लिमिटेड ही रखते हैं कि स्कोप हमारा क्या रहता है. अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की. ऑब्जेक्टिव एज पर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है एसए 200 के हिसाब से. एसए 200 क्या, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग 200 क्या कहता है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटर का. ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ऑडिट करें इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग. ठीक है. उसके स्कोप में क्या क्या आना चाहिए वो बताएं. स्कोप में क्या आता है. देखो पहली चीज क्या कि जो भी डेटा तुम्हारे पास आ रहा है क्या वो रिलायबल है, क्या वो सफिशिएंट है. चलो ठीक है, मान लिया रिलायबल सफिशिएंट है. बात आती है उसकी ऑथेंटिसिटी की. क्या वो ऑथेंटिक है. इनवॉइस तो मैं एक्सेल में बना के प्रिंट निकाल के डॉक्यूमेंट कर सकता हूँ, लेकिन क्या वो मेरे रिकॉर्ड्स में दिख रहे हैं. क्या वो एक्चुअल में सेल परचेज हुई थी उस वक्त की नहीं हुई थी. तो इन सब के लिए ऑडिटर को एक प्रॉपर ऑडिट प्रोसीजर फॉलो करना होगा. क्या फॉलो करना होगा. ऑडिट प्रोसीजर. ठीक है. ऑडिट प्रोसीजर दो तरीके के होते हैं. एक होता है कंप्लायंस प्रोसीजर और एक होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर. ठीक है. एक होता है कंप्लायंस, एक होता है सब्सटेंटिव. ठीक है. कंप्लायंस है जो भी कंप्लायंस है जैसे हमारे इंटरनल कंट्रोल्स, कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स. ठीक है. और उनके अकाउंटिंग सिस्टम के कंट्रोल्स कैसे कर रहे हैं क्या कर रहे हैं. सब्सटेंटिव में क्या, इनकी ऑथेंटिसिटी. ठीक है. इनकी एक्यूरेसी, इनकी रिलायबिलिटी. ठीक है. इनका कंप्लीटनेस. ये सब हम चेक करते हैं. ओके. तो बुक्स में भी देख लेते हैं हाथों हाथ बुक्स में क्या लिखा हुआ है. वही ऑडिटर शेल possess द रिलायबिलिटी एंड sufficiency of information. ठीक है. Using the appropriate audit procedures, appropriate undertake appropriate audit procedures
ठीक है, वो भी कौन कौन से कंप्लायंस प्रोसीजर एंड द सब्सटेंटिव प्रोसीजर जो हमने देख लिए। ठीक है, दूसरा क्या होता है, मैंने क्या बोला कि ऑडिटर ये काम करेगा, ये चेक करेगा रिलायबल है कि सफिशिएंट है, अगर है तो ऑथेंटिक है कि नहीं, तो ये चेक करने के लिए ऑडिट प्रोसीजर्स वो चेक करेगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आई है वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज है, मतलब कि ऑथेंटिक है कि नहीं, हमारे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को मैच करती है कि नहीं, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है कि नहीं, तो ऑथेंटिसिटी। बराबर, ओके, तो ये पॉइंट हो गए। अगर हम इसको समराइज करें, हम इधर लिख देते हैं, हम इधर लिख देते हैं क्या, प्रॉपर गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो किए कि नहीं। ठीक है, दूसरा बात, कंप्लायंसेस पूरे किए कि नहीं, जैसे स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, तो पूरा काम किया कि नहीं। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या लिख रहा है, देखो समझो इधर, कि ऑडिटर का काम में क्या है, जजमेंट चलता है, सही बात है, वो अपना ओपिनियन बनाएगा इन सबके बेसिस पे। ओके, तो ये प्रिंसिपली कंसर्न किस चीज से, जो आइटम तुम्हें इंडिविजुअली इसको दिखाए या फिर कोई आइटम उसको ग्रुप वाइज दिखाए, तो उसके बेस पे बनाएगा। तो ऑडिटर का ड्यूटी क्या है फाइनली, not limited to the mere verification of accounting and other documents, but also evaluate the authenticity of the transactions, appropriate recording of transactions, compliances of the transactions. So, अगर हम लास्ट में देखें, अगर हम इसका लास्ट में समराइज करें, हम क्या लिख सकते हैं, ऑडिटर ओपिनियन। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये तो हमको बात समझ में आ गई। ठीक है, दूसरी बात क्या होना चाहिए, बताओ, पढ़ा है ना आपने, जस्ट पढ़ के आए, देखो क्या लिख रहा है, कि not limited to the verification of accounting entries. It's also be the evaluation of the authenticity of the transactions, recording of the transactions, compliance of the transactions, reporting of the transactions. ठीक है, क्या क्या चीजें, not limited to accounting entry, इन सब का वेरिफिकेशन भी करना जरूरी है, इन सब की रिकॉर्डिंग भी देखना जरूरी है कि सही से रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ है। ठीक है, सो फाइनली टॉकिंग अबाउट दिस इट्स ऑथेंटिसिटी। और ऑडिटर का ओपिनियन क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट, और ये ऑडिटर की ड्यूटी होनी चाहिए। समझ गए, तो यहाँ आके स्कोप खत्म हो जाता है। अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट द बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट। ठीक है, ये सारे के सारे 9 पॉइंट है इसमें, 9 पॉइंट्स, 9 पॉइंट दे देंगे तुम लोगों को 6 मार्क्स। कभी कभी पूछ लेता है, बहुत टाइम मैंने स्कैनर में देखा भी है कि आता ही आता, ढंग से पढ़ लेना, गॉड के पी लेना। ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल जनरली हम लोग स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग कौन देता है, आईसीआई, तो आईसीआई का मोस्टली स्टैंडर्ड चलता है इसमें ऐसे 200, कैसे 200 के अंदर बेसिक प्रिंसिपल दे रखे हैं सारे के सारे, क्या है कि भाई पहला है इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। ऑडिटर आएगा, पूरी इंटेग्रिटी से काम करेगा, ऑनेस्टी से काम करेगा, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे काम करेगा, इंडिपेंडेंस का मतलब है किसी के बात में नहीं आएगा, खुद का जवाब देगा, खुद को ओपिनियन देगा। ठीक है, दूसरा है कॉन्फिडेंशियलिटी, सारे डॉक्यूमेंट जो भी क्लाइंट ने शो करे हैं वो कॉन्फिडेंशियल रखेगा, सारे डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखेगा, किसी के साथ नहीं शो करेगा, अपना काम किया अब चल, किसी से मतलब नहीं। तीसरा, उसके अंदर स्किल्स और कॉम्पिटेंस होना चाहिए, उसके अंदर क्षमता तो हो काम करने की, उसके अंदर स्किल्स तो हो काम करने की, नहीं है तो किसी को भी उठा के तो ऑडिटर बना देंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट है वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, वर्क परफॉर्मेंस बाय अदर्स, जैसे आर्टिकल्स, आर्टिकल्स जाते हैं ऑडिट पे, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ सीए, उनके काम को सुपरवाइज एट द एंड सीए करते हैं, क्योंकि एंगेजमेंट लेटर वही लोग साइन करते हैं। तो बेसिकली काम करते हैं वो आर्टिकल्स, काम जनरली डेलीगेटेड होता है, असिस्टेंट का काम चेक कौन करता है, फाइनली सुपरवाइजर, सुपरवाइजर कौन, द हेड सीए। ओके, तो असिस्टेंट्स और अदर ऑडिटर्स और एक्सपर्ट को काम दे दिया जाता है।
फिर सारे काम को करने के बाद उनका डॉक्यूमेंट किया जाता है। भाई जो जो वर्किंग करेंगे उनको डॉक्यूमेंट करेंगे, जो जो ऑडिट में पॉइंट्स निकलेंगे, ऑडिट चेक्स में निकलेंगे, उन सबको डॉक्यूमेंट करेंगे और उन सबका एक ऑडिट वर्किंग पेपर बनाएंगे। ठीक है, सब चीज बनाएंगे। फिर बात आती है प्लानिंग की। कोई भी काम करते प्लानिंग के साथ होती, बिना प्लानिंग के तो कुछ नहीं होता। सब कुछ प्लान से ही होता है। तो क्लाइंट के बिजनेस को समझो, उसके नेचर को समझो, फिर एक आउटलाइन बनाओ, फिर एक प्लान बनाओ कि हम अपनी ऑडिट को ऐसे ऐसे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद कुछ ना कुछ एक रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, किसके बेस पे निकालेंगे? ऑडिट एविडेंसेस। ऑडिट एविडेंसेस वही इंटरनल एक्सटर्नल बोथ एविडेंसेस, वो देखेंगे एविडेंसेस सही है कि नहीं, या फिर जाली है या फिर फर्जी है, सब देखना है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे? कंप्लायंस और सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगा के। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल चेक करने कैसे हैं, अकाउंटिंग सिस्टम बराबर है कि नहीं, इंटरनल कंट्रोल्स बराबर है कि नहीं, उसके बेसिस पे सब कुछ पॉइंट्स चेक करेंगे, ऑडिट चेक्स करेंगे और फाइनली कंक्लूजन और रिपोर्टिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे प्रिंसिपल्स हो गए। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया है मैंने, ढंग से पढ़ लेना। और मैंने मतलब पॉइंट्स पढ़ लेना और पॉइंट्स से खुद स्टेटमेंट बनाने का कोशिश करना, खुद के दिमाग को ब्रेनस्टॉर्म करना, जिससे तुम पेपर बना सको। और ये सोचना कि तुम एक ऑडिटर हो, ऑडिट करने गए हो। इजीली सारे पॉइंट्स लिखते जाएंगे, बस 2-3 बार पढ़ लोगे, दिमाग में जम जाएगा, खत्म। ओके, तो इसके साथ साथ मैं इस लेक्चर को विराम नहीं देता हूँ, मैं शुरू से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग पे आता हूँ। ठीक है, तो वी आर कमिंग विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग नाउ। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव ऑडिट का क्या होना चाहिए, ये बताइए। कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं वो फर्जी तो नहीं है, वो मटेरियल मिस स्टेटेड तो नहीं है, अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड तो नहीं है, ठीक है, अंडर स्टेटेड या ओवर स्टेटेड तो नहीं है। सबसे पहले ये, उसके बेस पे एक ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाएगा और ओपिनियन बनाएगा। तो ऑब्जेक्टिव डज कंटेन टू थिंग्स। व्हाट? ऑब्जेक्टिव दो चीज कवर करता है, अश्योरेंस और रिपोर्टिंग। ठीक है, अश्योरेंस और रिपोर्टिंग। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन कर लो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं, मटेरियल में स्टेटेड है कि नहीं, कुछ फ्रॉड या एरर तो नहीं हुआ। और ऑडिटर को ये करो कि हाँ, तुम एक ओपिनियन जनरेट करो कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं, जिसके बेस पे इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें। ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हिसाब से है कि नहीं वो बताओ, वो बताओ। ठीक है, फिर रिपोर्टिंग के बाद कम्युनिकेट करो कि सही है कि नहीं। ओके, बेसिकली टू मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में यही होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने कि नहीं, दूसरे में ये होता है कि प्रोडक्ट एरर कुछ निकला कि नहीं निकला, ओपिनियन बताओ। ठीक है, मोटा मोटी ये होता है। लेकिन किताब की भाषा से देखो तो देखो क्या लिखा हुआ है, देखिए। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं। ये ट्रू एंड फेयर व्यू तो रट लेना, ये तो एग्जाम में लिख देना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वही बात को बड़ा चढ़ा के लिख दिया कि बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट पे फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, पी एंड एल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है। ठीक है, सब कुछ बताता है। तो सेक्शन 143 बोलता है कि एक हमको ऑडिटर चाहिए जो एक ओपिनियन बताए कि ये दोनों चीजें जो हमने बनाई, क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं। कंपनी का अफेयर्स बताइए कि एट द एंड स्टेट ऑफ द कंपनी अफेयर्स क्या है, कैसी परफॉर्म कर रही है ना, कैसी पोजीशन है, तो ये सब बता दो। तो ये आपका अश्योरेंस वाला पार्ट आ गया, देखा जाए तो अश्योरेंस। ठीक है, अब आती फ्रॉड एंड एरर की बात, रिपोर्टिंग की बात देखना कि ऑडिटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग फ्रॉड एंड एरर्स ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ क्लाइंट बिजनेस। ठीक है, ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू सेफगार्ड द एसेट्स। ठीक है, ऑडिटर का काम क्या है? प्रेजेंस ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट देखो, कुछ भी गलतियां हैं तो वो देखो, और मैटर को चेक करो कि भाई चल क्या रहा है जिसकी वजह से मटेरियल स्टेटमेंट आ रहा है। हमारा पॉइंट ये होना चाहिए था, आ ये रहा है, हमारा एस्टिमेटेड ये था, रिजल्ट ये आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या गैप है, क्या मिस स्टेटमेंट्स क्रिएटेड है, क्या मैग्नीट्यूड है, मतलब कितना बड़े आंकड़े में। तो ये रिपोर्टिंग वाला पार्ट आ गया। ठीक है, रिपोर्टिंग।
ठीक है। तो बेसिकली यहाँ तक तो दो ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए, लेकिन इन ऑब्जेक्टिव के साथ साथ एक और ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज कॉल्ड सोशल ऑब्जेक्टिव। सोसाइटी के प्रति क्या ऑब्जेक्टिव है? सोसाइटी, कंपनी के लिए सोसाइटी क्या होती है? कंपनी के लोग। कंपनी के लोग कौन? कंपनी के ओनर्स। इंटरनल स्टेक होल्डर, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। समझ रहे हो? इंटरनल कौन से? मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज, ये सब लोग। एक्सटर्नल में कौन? शेयर होल्डर्स, डेट डिबेंचर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये सब एक्सटर्नल में चले गए। तो उनके इंटरेस्ट को देखने का है। तो टू प्रोटेक्ट द शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, ठीक है। टैक्स का इवेजन नहीं करना है, क्योंकि सरकार भी हमारी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है, ठीक है। जिन लोगों ने पैसा लगाया, क्या तुमने उसका बर्बादी किया है फिर सही किया है? कैपिटल इरोजन, उससे बचाओ। जिन्होंने पैसा बनाया, जिन्होंने पैसा दिया है, क्या तुम उसका फेयर रिटर्न दे पा रहे हो कि नहीं? या फिर तुमसे पैसा लेके बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे? कस्टमर्स को जो प्राइसेस दे रहे हो, क्या वो रीजनेबल है कि नहीं, ये बताओ। कॉम्पनसेशन को बराबर पैसा दे रहे हो कि नहीं वर्कर्स को, ठीक है। देखो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो कर रहे हो कि नहीं, ये और भी पॉइंट्स तुम लोग अपने ऐड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स का एडिंग डाल के, सोसाइटी से लिंक करके डालो। ये पॉइंट्स तो इनकलकेट करो ही करो, 7 पॉइंट। लेकिन 7 के अलावा कुछ और दिमाग में हो तो वो भी डालो। ये छोटे छोटे जो डब्बे होते हैं ना, छोटे छोटे डब्बे वाली चीजें ही हैं ये, कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू ऑडिटिंग। बताओ क्या है ये लिखने का, है ना। तो हमने चीजें पढ़ी, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट, इसके साथ मैं लेक्चर को खत्म करता हूँ। यहाँ तक रिवाइज करिएगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आई विल बी अवेलेबल टू आंसर ऑल द क्वेरीज। ओके, थैंक यू।